नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। हिंदी की तासिका में इसके पहले हमारा व्याकरण घटक के अंतर्गत वाक्य के भेद इसका अध्ययन हो चुका है। अभी वाक्य के भेद के अंतर्गत इसके पहले की तासिका में हमने देखा कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो 8 भेद है उसका अध्ययन, उन प्रकारों का अध्ययन और उसके उदाहरण मैंने आपको बताए। अर्थ की दृष्टि से विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, उसके बाद विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक और इच्छावाचक, ऐसे 8 प्रकार हमारे इसके पहले पढ़ाकर हो चुके हैं। तो वाक्य के भेद के अंतर्गत जो दूसरा प्रकार आता है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, उसका आज हम इस तासिका में अध्ययन करने वाले हैं। मतलब देखिए, व्याकरण घटक, उसके अंतर्गत वाक्य के भेद 2 प्रकार के हैं, अर्थ की दृष्टि से और दूसरा है रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से यानी उस वाक्य की रचना किस प्रकार की गई है उसके आधार पर, और अर्थ की दृष्टि से यानी उस वाक्य का अर्थ क्या निकलता है उसके आधार पर। तो अर्थ की दृष्टि से 8 भेद हो चुके हैं। अब हम देखते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के जो भेद है वह। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के महत्वपूर्ण कितने हैं? तो 3 भेद दिए गए हैं। ठीक है, पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। हाँ, तो उसमें से पहला देखते हैं सरल वाक्य। ठीक है, सरल सिंपल सेंटेंस। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। उसकी परिभाषा दी गई है, देखो कि जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, घर पकवान की खुशबू से तर था। घर पकवान की खुशबू से तर था। उसके बाद दूसरा है सब मेरा भला करना चाहते हैं। सब मेरा भला करना चाहते हैं। तीसरा उदाहरण है, ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। चौथा उदाहरण, मचवा नदी के तट पर गया। मचवा नदी के तट पर गया। उसके बाद 5वां उदाहरण, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के पिता माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के पिता माने जाते हैं। मतलब देखिए, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है अथवा जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, ये भी डेफिनेशन आप लिख कर लेना है कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अभी उद्देश्य यानी क्या? सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में हम कहते हैं अथवा जिसके बारे में कहा गया है वो होता है उद्देश्य। ठीक है, और उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है वो होता है विधेय। मतलब देखिए, उद्देश्य यानी क्या? तो जिसके बारे में वाक्य में कहा गया है वो होता है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है वो होता है विधेय। मतलब जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अभी अन्य उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। नदी के किनारे पेड़ है। हाँ, उदाहरण देखिए, गौर से सुनिए, नोटबुक में लिख कर लीजिए। नदी के किनारे पेड़ है। तो नदी उद्देश्य है। हाँ, नदी क्या है? सब्जेक्ट, उद्देश्य है। हाँ, नदी के बारे में क्या कहा है? तो नदी के किनारे पेड़ है। तो किनारे पेड़ है, ये हुआ विधेय। नेक्स्ट उदाहरण, रमेश बाजार गया। रमेश उद्देश्य, बाजार गया विधेय। हाँ, मतलब समझने के लिए आप अन्य उदाहरण लिख कर लेना है कि रमेश बाजार गया, इसमें रमेश है उद्देश्य और बाजार गया ये क्या है? विधेय। उसके बाद उदाहरण, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। नेक्स्ट उदाहरण, मोर नाच रहा है। मोर क्या है? उद्देश्य है, और नाच रहा है विधेय। उसके बाद गाय घास खा रही है। गाय घास खा रही है। नेक्स्ट उदाहरण, गायिका गाना गा रही है। कौन गाना गा रही है? गायिका। मतलब गायिका उद्देश्य और गाना गा रही है विधेय। नेक्स्ट
उदाहरण, माँ ने खाना बनाया ना। उसके बाद हलवाई ने मिठाई बनाई। हलवाई उद्देश्य क्या किया उसने, मिठाई बनाई, तो वह है विधेय, मतलब एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। उसके बाद मीना नाच रही है। नेक्स्ट उदाहरण है मीना नाच रही है। उसके बाद श्रेयस पानी में तैर रहा है। तो श्रेयस उद्देश्य पानी में क्या कर रहा है, वह पानी में तैर रहा है, तो वह क्या है, विधेय। तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय जिस वाक्य में आता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए संयुक्त वाक्य। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा है, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं। तो देखिए, जैसे सरल वाक्य मतलब कैसे, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है अथवा एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण मैंने अभी बहुत सारे आपको बताए कि रमेश बाजार गया, मोर नाच रहा है, नदी के किनारे पेड़ है, उसके बाद गायिका गाना गा रही है, माँ ने खाना बनाया। मतलब ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य में क्या आता है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और वह वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह संयुक्त अव्यय कौन कौन से देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय देखिए, और, किंतु, परंतु, तथा, या, अथवा, ऐसे संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय जुड़ने से नए नए संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है। तो दो सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य बनता है और वह समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ होता है। कंपलसरी उसमें समुच्चय बोधक अव्यय आता ही है और दो सरल वाक्य आते ही है। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया है, मुझे जल्दी ही इन ठहाकों का राज समझ में आ गया और मैं अपने रास्ते वापस आ गया। मतलब देखिए, यहाँ पर जल्दी ठहाकों का राज समझ में आना ये एक वाक्य है और फिर वो अपने रास्ते वापस आ गया ये दूसरा वाक्य है। मतलब दो सरल वाक्य यहाँ पर और इस समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं। उसके बाद दूसरा, उसका कहना है नाखून तो जुराबों में छिप जाएंगे पर मुंह तो सबको नजर आएगा। तो यहाँ पर इस अव्यय से दो सरल वाक्य जोड़े हुए हैं। तीसरा वाक्य है, एक बड़े पेड़ की छाह में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। तो यहाँ पर और इस समुच्चय बोधक अव्यय से वाक्य जोड़ा हुआ है जो कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। चौथा उदाहरण, रत्नहास ने भारतेंदु के चित्र को देखा और फिर उपस्थित से कहा। पांचवा वाक्य, मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। यहाँ पर और इस समुच्चय बोधक अव्यय से वाक्य जुड़े हैं। अन्य उदाहरण देखिए, माँ घर गई और माँ ने खाना बनाया। ठीक है। मामा जी जयपुर गए पर रात को ही लौट आए। अन्य उदाहरण में यहाँ पर बता रही हूँ आपको संयुक्त वाक्य के कि पहला है माँ घर गई और माँ ने खाना बनाया। तो माँ घर गई ये एक सरल वाक्य है, माँ ने खाना बनाया ये एक सरल वाक्य है, लेकिन वह और इस समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट उदाहरण, मामा जी जयपुर गए पर रात को ही लौट आए। मामा जी जयपुर गए पर रात को ही लौट आए। तो पर यहाँ पर वाक्य जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। अभी इस प्रकार मतलब देखिए कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है, और, किंतु, परंतु ऐसे जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं उनसे वह वाक्य जुड़ा होता है। अन्य उदाहरण देखिए, बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। उसके बाद, राम ने कोई पाप नहीं किया। राम ने कोई पाप नहीं किया और न ही कोई चोरी की है। ठीक है। उसके बाद, डॉल्फिन मछलियाँ छोटी थी पर बच्चों को आनंद आया। पर इस वाक्य से मतलब यहाँ पर जोड़ने का कार्य समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है, पर। हाँ, संयुक्त वाक्य कि जिसके अंतर्गत उदाहरण है, डॉल्फिन मछलियाँ छोटी थी पर बच्चों को आनंद आया। नेक्स्ट, राम ने कोई पाप नहीं किया
और न ही कोई चोरी की है। उसके बाद अंतिम उदाहरण, मजदूरों ने काम किया और वह घर चले गए। मजदूरों ने काम किया एक सरल वाक्य है और वह घर चले गए ये दूसरा सरल वाक्य है जो कि और इस अव्यय से जुड़ा हुआ है। मतलब ही क्या है, समुच्चय बोधक अवयव का इस्तेमाल करते हुए दो सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य की निर्मित होती है, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अभी तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य अथवा मिश्रित वाक्य। तो यहाँ पर उसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब देखिए, यहाँ पर एक मुख्य वाक्य होता है और अन्य उस उपवाक्य पर आश्रित वाक्य होते हैं। मतलब एक वाक्य जो बोलते हम तो दूसरा वाक्य उसके लिए बोलना पड़ता है, तभी वह क्या होता है, पूरा वाक्य बनता है। यानी एक वाक्य मुख्य और दूसरा उस पर डिपेंड अथवा आश्रित अथवा उपवाक्य। हाँ, तो यहाँ पर एक मुख्य वाक्य और दूसरे अन्य दो या दो से अधिक उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं, वहाँ पर मिश्रित वाक्य कहलाता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, बबलू चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। अभी यहाँ पर बबलू चाह रहा था, ये क्या है, मुख्य वाक्य है। हाँ, वो क्या चाह रहा था, वे किताबें उसे मिल जाए, ये उस पर आश्रित वाक्य है। तो वहाँ पर वह किताबें उसे मिल जाए, यह वह चाह रहा था, ऐसा हम कह सकते हैं। वह घर जा सके, यह वह चाह रहा था। बबलू चाह रहा था कि उसे बहुत धन संपत्ति मिले। बबलू चाह रहा था कि उसके पिताजी जो बीमार है वो अच्छे बने। मतलब ये क्या है, बबलू का चाहना ये मुख्य वाक्य है और वह क्या चाह रहा है ये उस पर आश्रित वाक्य। मतलब यहाँ पर एक मुख्य वाक्य और एक या एक से अधिक गौण वाक्य अथवा आश्रित वाक्य होते हैं। दूसरा उदाहरण, पार्क घूमने जाता हूँ तो योग संस्थान वाले घेर लेते हैं। यहाँ पर पार्क घूमने जाता हूँ ये मुख्य वाक्य है, प्रधान वाक्य है, महत्वपूर्ण वाक्य है। और दूसरा योग संस्थान वाले घेर लेते हैं, ये क्या है, उस पर डिपेंड वाक्य है। योग संस्थान वाले घेर लेते हैं, पहचान वाले घेर लेते हैं, दोस्त घेर लेते हैं, ऐसे अन्य उपवाक्य यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरा तीसरा उदाहरण है, बाबूजी हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो गाड़ियाँ रोक दी। मतलब ऐसा कौन सा अपराध हुआ, ये मुख्य वाक्य है। गाड़ियाँ रोक दी या अथवा फिर हमें रोक दिया, जाने के लिए रोक दिया, ये उस पर डिपेंड वाक्य आ सकते हैं। उसके बाद झूठ क्या, मैं यह मानूं कि मैं बास नहीं वन हूँ। नेक्स्ट उदाहरण, मछुआ और मछवी भविष्य की बात नहीं सोचते थे क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे। अभी यहाँ पर अन्य उदाहरण मैं बताती हूँ आपको कि अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। मिश्र वाक्य के उदाहरण देखिए। अन्य कि अध्यापिका ने पूछा, मुख्य वाक्य क्या है, अध्यापिका ने पूछा, क्या पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, ये उस पर डिपेंड वाक्य है। ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण, अजय ने बताया कि उसे दाखिला मिल गया। तो अजय ने बताया, मुख्य वाक्य, क्या बताया कि उसे दाखिला मिल गया, यह उस पर आधारित वाक्य। ठीक है। मिश्र वाक्य के अन्य उदाहरण देखिए। जो काम करेगा उन्हीं का सम्मान होगा। मतलब काम करना महत्वपूर्ण है, उन्हीं का सम्मान होगा, उन्हें इनाम मिलेगा, उन्हें तरक्की मिलेगी, ये उस पर उपवाक्य है। उसके बाद जो मेहनत करेगा उसे सफलता ज़रूर मिलेगी। मतलब मेहनत करेगा उसे ही क्या मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है। तो मेहनत करना मुख्य वाक्य है, फिर उस पर आधारित वाक्य है, उसे सफलता मिलेगी। अगर तुम बीमार हो तो तैरने मत जाना। तो तुम बीमार हो, ये मुख्य वाक्य क्या है, तुम बीमार हो तो तुम तैरने मत जाना, अथवा बाहर ठंडी हवा में मत घूमो, अथवा बाहर मत जाओ, ये उस पर क्या है, आधारित वाक्य आ सकते हैं। उसके बाद परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा। मतलब परिश्रम करना जरूरी है तो तुम्हें फल जरूर मिलेगा।
फल मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, एटसेट्रा, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, ज़रूरी क्या है, परिश्रम करने की, कष्ट करने की ज़रूरी है। इसके बाद अंतिम उदाहरण, बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी आएगी। मतलब मुख्य वाक्य क्या है, बारिश का होना, बरसात अच्छी होना आवश्यक है, तभी क्या हो जाएगी, फसल अच्छी आएगी, अथवा हरियाली फैल जाएगी, सभी ओर अच्छा वातावरण रहेगा, महंगाई कम होगी। मतलब ये क्या है, फसल अच्छी आएगी तो महंगाई कम होगी, अथवा सभी जगह बारिश होने के कारण हरियाली फैल रही है, सब सजीव अच्छे जी सकेंगे, पानी मुबलक मात्रा में मिलेगा। मतलब जो भी है, लेकिन उसके लिए पहले क्या चाहिए, बारिश अच्छी होना आवश्यक है। तो मुख्य वाक्य क्या है, बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी आएगी। तो फसल अच्छी आएगी ये गौण वाक्य है, उस पर आश्रित वाक्य है, अथवा बारिश होना महत्वपूर्ण है तब जाके फसल अच्छी आएगी। मतलब ये क्या है, सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है, जिसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और वह समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। उसके बाद मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरे बचे हुए जो भी अन्य वाक्य है वो उस पर आश्रित वाक्य होते हैं, अथवा डिपेंड वाक्य होते हैं। तो इस प्रकार सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यह रचना की दृष्टि से तीन भेद होते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर जो डेफिनेशन बताई, अथवा यहाँ पर जो आपके सामने जो उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, पांच उदाहरण जो है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके साथ साथ अन्य जो पढ़ाते समय जो अन्य उदाहरण बताए गए वो उदाहरण आप अपनी कापियों में लिखना है, और यह छोड़कर अन्य 10 उदाहरण, हर एक प्रकार के 10 उदाहरण आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस के तौर पर होमवर्क के लिए लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।